आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। या तो कौम साथ हो या पैसे आपके पास हो। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं और कौम इस वक्त जो है वो नाराज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में, और पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो सबसे बड़ी रीजन थी वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, और पाकिस्तान कि एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी, सब कुछ है कि वो अपने सैटेलाइट के थ्रू ये पता फौरन चल सकता है उसको, और चल जाता है। ये हो सकता है कि ये पता चल गया हो यहाँ पर कि अमेरिका में कि वहां पर क्या हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, यह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो। कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखते हैं कि जो अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम बीच में आई इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए, उसकी एक बड़ी वजह थी, और उसकी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रीजन थी, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, और पाकिस्तान कि एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया था कि कहीं पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, एक तो ये कि उनको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और दूसरा ये कि वो कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। यानी ये दोनों चीजें चल रही हैं कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. इंडियन फौजी की आदत है, और ये लोग मिलने के लिए गए हैं वजीर दिफा को। वजीर दिफा जो है वो राजनाथ हैं इंडिया के, आप सबने उन्हें देखा हुआ है, बड़े सख्त बयानात भी उनके माजी में आते रहे हैं। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो खुद उसने कहा कि मैं, ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन करके अपनी सीट ली। तो अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की, कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वजीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का वजीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में, जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है। और यह वाकया बाकायदा रिपोर्ट हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ ट्रैफिक के अंदर फंस गए। फंसने की वजह यह थी
कि उनका जो सबऑर्डिनेट है या उनका जो जूनियर है जो उनके अंडर में काम करता है वो सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखें ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। मैं आपको चंद चीजें बताया दूं। देखें, जब अवाम फौज के साथ खड़ी हो ना फिर तो परवाही नहीं होती। चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, फिर आप लड़ाई जीतते हैं, फिर आप कमाल किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है, फौज का मोराल ही कुछ और होता है। लेकिन जब अवामी कुव्वत पीछे से निकल जाए, अवामी सपोर्ट निकल जाए, तो फिर फौज के अंदर लड़ने की वो सकत रहती नहीं है, या वो सपोर्ट जब ना होना तो मजा नहीं आता लड़ने का। ड्यूटी तो करते हैं लेकिन वो जो जान लड़ाने वाला मामला है ना, वो कौम साथ खड़ी हो ना फिर बात बनती है, और ये सब जानते हैं। वरना ये मिली नगमे क्यों जारी किए जाते हैं? इसीलिए खून गरमाने के लिए, ताकि अवाम और फौज करीब आए। ये ड्रामास क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनवाई जाती हैं? ये सारे काम डेलिबरेटली किए जाते हैं ताकि अवाम और फौज का रिश्ता गहरा हो जाए, क्योंकि इस रिश्ते की कीमत वो हर शख्स जानता है जिसने लड़ना है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन जब कौम दूर हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर नहीं उस तरह लड़ा जाता या वो मामला नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं, दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इस पर कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। जीडीपी कहते हैं किसी भी मुल्क की तमाम चीजों को, यानी एक मुल्क टोटल एक साल में जितनी कमाई करता है, आसान अल्फाज में उसको जीडीपी कहते हैं। जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर्स है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। फिर 2024 में भारत ने जो एक्सपोर्ट्स किए पूरी दुनिया के अंदर, जो अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया को बेचा है माल अपना, तो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं 698 अरब डॉलर्स। अंदाजा कीजिए आप, 698, लगभग 700 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं ये भारत की 2024 में। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 2024 में वो 30 अरब डॉलर की हैं। यानी आप कोई मल्टीप्लाई करें इसको 20-25 से, तो फिर जाके आप भारत के बराबर पहुंचते हैं। भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से इतनी ज्यादा, हम 30 अरब डॉलर पे हैं, वो 700 अरब डॉलर पे है। ये फर्क है एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट का भी देख लेना, दुनिया के साथ आपके रिलेशन में ये भी होता है ना कि आप दुनिया से क्या खरीदते हैं, कितना पैसे की आप सामान लेते हैं, दुनिया आपको बेचना चाहती है। बड़ी मार्केट कौन सी है? जो बड़ी मार्केट है लोग उधर फोकस करेंगे कि ये ज्यादा लोग हैं, बड़ी मार्केट है, ज्यादा चीजें हमसे खरीदते हैं, ये हमारा ग्राहक है, इसका हमने ख्याल रखना है। ये तो हमारी दुकान पे ही नहीं आता, इसका हम क्यों ख्याल रखेंगे?
तो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूं, फिर दुनिया क्या सोचती है। अब यहां पे जो इस वक्त इंडिया इंपोर्ट्स कर रहा है, एक साल में 915 अरब डॉलर का सामान उसने इंपोर्ट किया। ये जो फिस्कल ईयर है, 915 अरब डॉलर पूरी दुनिया से उसने सामान लिया है। जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की हैं वो 56 अरब डॉलर की हैं। तो यहां पे भी बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर जो इसको लिखने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो कि 3 रिपोर्टर्स की आई थिंक ये है रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि पहले तो अमेरिका की तरफ से ये स्टैंड था कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, क्योंकि दोनों जो ताकतें हैं वो अब जंग में दाखिल हो चुकी हैं और हम किसी के इसमें बीच बचाओ जो इस तरह नहीं करा सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि वो अपने आर्म्स रख दें इंडिया को, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका दरमियान में आया और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर का। तो दोनों कंट्रीज तक पहुंचने की क्या वजह थी, जबकि कुछ घंटे पहले कह दिया गया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स for the Pakistan's military and the home of the air refuel capability। एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि it was also just a short distance from the headquarters of Pakistan's Strategic Plans Division, which oversees and protects the country's nuclear capacity और facility। अब ये जो कहा गया कि ये about 170 और मोर वॉरहेड्स कहा जा रहा है, तो उसमें यह भी कहा गया कि ये एक जगह पर नहीं है। कुछ इस तरह की चीजें भी इसके अंदर लिखी गई हैं, कुछ टेक्निकल उन्होंने लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीपेस्ट फियर इज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है उसको जो ये खौफ पैदा हो गया। और फिर उसके बाद दी मिसाइल स्ट्राइक ऑन नूर खान बेस जो है वो उसके ऊपर हमले के बाद इंडिया के, तो फिर अमेरिका जो है वो दरमियान में आया। अब देखिए इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो कहीं ऐसा ना हो जाए, उनको डर ये था कि न्यूक्लियर तक बात पहुंच जाए। अब इसके अंदर एक और टर्न आ रहा है, और वो टर्न इस तरह आ रहा है कि उससे पहले चंद घंटे पहले मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये खबर आती है कि न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये न्यूक्लियर मीटिंग क्या है? ये न्यूक्लियर मीटिंग हो रही है, किस चीज की मीटिंग हो रही है? उस वक्त तक हमें ये इल्म नहीं था कि ये जो न्यूक्लियर मीटिंग होने जा रही है तो ये एक ग्रुप होता है, यानी ग्रुप है मुल्क के अंदर जिसमें कुछ लोग हैं, जिसमें के जो सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट अथॉरिटीज हैं कंट्री की वही होती होंगी। तो स्टेट की अथॉरिटीज जो हैं उसमें चंद लोग होते हैं, 7, 8, 9, 10 जितने भी, वो बैठते हैं और वो किसी ऐसी सिचुएशन में ये फैसला करते हैं कि अब न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो जब ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें न्यूक्लियर मीटिंग कहा जा रहा है, उसमें ये वाली बात हो रही है, तो फिर ज्यादा फिक्र पड़ गई और अमेरिका को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।